So, hello everyone, am I audible? It would be great if someone on can confirm in the chat box. So, we'll start when I get the confirmation. So, I guess we are audible. I've received the confirmation. Uh, I think now this will be better. Am I audible and visible? ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संकल्प दीक्षित है। मैं भोपाल शहर का निवासी हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन यहीं से पूरी करी है। अपनी 10th एंड 12th भोपाल से करने के बाद मैंने एनआईटी त्रिची में केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन करा था, जिसमें मैं अपनी क्लास में टॉप ग्रेजुएट हुआ विद अ गोल्ड मेडल एंड मेरा सीजीपीए 9.46 आउट ऑफ 10 था अपनी इंजीनियरिंग में। अपनी इंजीनियरिंग के साथ ही मेरा रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट था, जिसके तहत मैंने आईटी मद्रास के साथ रिसर्च इंटर्नशिप करी है। इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज का समर रिसर्च फेलोशिप भी मेरे को मिला था, जिसके अंतर्गत मैंने आईआईएससी बैंगलोर के साथ इंटर्नशिप करी है। अपने तीसरे साल में मैंने आईआईटी बॉम्बे के साथ रिसर्च वर्क करा था एंड साथ ही साथ मुझे प्रेस्टिजियस डार्ट स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके तहत मेरे को जर्मनी में जाके रिसर्च वर्क पे काम करने का मौका मिला था। एट द सेम टाइम मैं उस टाइम पे मर्सिडीज बेंज के साथ भी काम करा था ऑन पॉलीमर रिसर्च। एंड उसके साथ ही साथ मेरा हमेशा से थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज था। एंड बिफोर द प्लेसमेंट्स मेरे कॉलेज में जब स्टार्ट होते हैं फोर्थ ईयर में, उसके पहले मैंने डिसीजन लिया कि आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। एंड मैं एकदम एक एंट्री प्लान एंड एग्जिट प्लान के साथ आया था कि आई विल गिव 2 years फॉर दिस एग्जामिनेशन, दो अच्छे से अटैम्प्ट दूंगा तैयारी करके। एंड अगर होगा तो आई विल गेट इनटू द सर्विस एंड अगर नहीं होगा तो आई विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एल्सवेयर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है हमारे लिए। सो दिस इज़ माई ब्रीफ बैकग्राउंड। अब मैं आपको अपने बारे में प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। किसी ने पूछा है कि परसेंटेज इन क्लास एंड ट्वेल्थ। इन टेंथ आई गॉट 10 CGPA एंड इन ट्वेल्थ माई स्कोर वॉज 96.4% इन द CBSE बोर्ड। तो कमिंग टू माई प्रिपरेशन, मैंने अराउंड 2022 में डिसाइड करा था कि प्रिपरेशन करना है एंड मेरा टारगेट सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विस दोनों साथ में था। तो मैंने दोनों की तैयारी साथ में स्टार्ट करी थी। सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ स्टार्ट करा था एंड यूट्यूब पर बेसिक करंट अवेयरनेस के वीडियोस, पॉलिटी की वीडियो, ज्योग्राफी की वीडियोस मैं देखता रहता था अपने फ्री टाइम में। अराउंड अक्टूबर के अराउंड ऑफ 2022 मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। जब मैंने एन सी आर टीज़ 6 to 12 खरीदी, मैं उनको डेली डेली अपने कॉलेज आवर्स के बाद पढ़ता था एंड उसी के साथ साथ मेरा बेस तैयार होता गया। साथ ही साथ मैंने अपने सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल की भी एक कोचिंग से तैयारी चालू कर दी थी, जो कि मार्च तक ख़त्म हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जुलाई 2023 के आसपास से अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जो एक साल की प्रिपरेशन लगती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। उसके तहत मैंने स्टडी आईक्यू का एक SIQ करके एक मॉड्यूल रहता है, प्रीलिम्स टू मींस टू इंटरव्यू, ऐसा एक मॉड्यूल रहता है जिसमें बेसिक कोर्स लेक्चर्स का एक्सेस रहता है। एंड मैंने वो कोर्स इसलिए लिया था कि कभी अगर किसी कंसेप्ट में डाउट आता है तो वो एक अच्छा कोर्स था, एक अच्छा मीडियम था एक्सेस करने के लिए। मैंने उसकी सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, बट जब जब मेरे को डाउट आता था तो मैं वो वाले टॉपिक के जाके लेक्चर्स रेफ़र कर लेता था। इसके अलावा मैं आपको अपने सोर्सेज का ब्रेकडाउन बता देता हूँ फिल्म्स के साथ ही। मेरा प्रीलिम्स का स्कोर, प्रीलिम्स 2024 में मेरा स्कोर था 101 मार्क्स एंड उस साल सी सैट में मेरा स्कोर था आई थिंक 130 मार्क्स। एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में मेरे प्रीलिम्स का स्कोर था 123 एंड सी सैट में था अराउंड 105 मार्क्स। तो मैं आपको अपने प्रीलिम्स के सोर्सेज बता देता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के लिए स्टडी आईक्यू के चैनल पे सैनिल नागरे सर के एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं।
उन्होंने इस साल प्लेलिस्ट अपडेट भी करी, बट मैंने उनके पुराने वाले लेक्चर्स ही देखे हुए थे। एंड सर काफ़ी डिटेल में एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट बता देते हैं। उसके साथ-साथ सर का एक्सप्लेनेशन भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था कि वो एक्चुअली में जो हुआ था उसको बिना शुगर कोट करे बताते हैं। बाकी अगर उसमें थोड़ा-सा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन एंड आइडियोलॉजी वाली बातें भी रहती हैं, तो अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप बस अपना स्टडी कंटेंट लें एंड उससे प्रिपेयर करें। सेकंड थिंग, मिडिएवल हिस्ट्री मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे पूरी करी थी, क्योंकि मिडिएवल हिस्ट्री से 2 टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं जो बहुत ईज़ी होते हैं एंड ऑलमोस्ट सबसे बन जाने चाहिए एंड आपसे भी बनने चाहिए। तो उस टाइप के बेसिक कंटेंट के लिए मैंने जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ आती है मिडिएवल हिस्ट्री की, मैंने वो रेफ़र करी थी। एंड जो कुछ बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे कि कई बार खिलजी डायनेस्टी के वो एकदम ही डिटेल्ड सवाल पूछ लेते हैं, या फिर पूछते हैं कि कौन से तुगलक के एरा में कौन-सा इन्वेजन हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन्स को आप एंडलेसली चेज़ तक नहीं कर सकते अनलेस कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन्स को अवॉइड करता था। एट मैक्स 2 या 3 ऐसे सवाल आएँगे एंड इतना मैं रिस्क एपेटाइट रखता था कि मेरे बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं मिडिएवल हिस्ट्री के टफ क्वेश्चन्स को टैकल नहीं करता था। बाकी बेसिक्स के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी रेफ़र करी थी। मॉडर्न इन इंडियन की एनसीईआरटी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी ओल्ड वाली। उसके साथ-साथ मैंने स्पेक्ट्रम भी रेफ़र करी थी, क्योंकि स्पेक्ट्रम में काफ़ी डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है एंड एनसीईआरटी से बेसिक फैक्ट्स एज़ अ समरी में रेफ़र कर लेता था। कमिंग टू पॉलिटी, पॉलिटी के लिए सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी थी। बट पॉलिटी में एक और चीज़ जो मैंने करी थी एंड आई थिंक व्हिच वाज़ वेरी यूज़फुल आल्सो, वो है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ा था। तो आप इसको ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप बुक स्टोर से खरीद सकते हैं बेयर एक्ट की पीडीएफ। एंड बेयर एक्ट आप खरीद सकते हैं एंड उसमें सब कुछ डिटेल में अवेलेबल रहता है, आर्टिकल बाय आर्टिकल। तो मैं आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ता था, एटलीस्ट टिल आर्टिकल 51 ए, क्योंकि कई बार वो यूपीएससी की ऐसा हैबिट है कि वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज से क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे आपने प्रीलिम्स का एक पीवाईक्यू देखा होगा जिसमें उन्होंने पूछा है कि डीपीएसपीस आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली डीपीएसपी के आर्टिकल से उठाया हुआ है। ऐसे ही कई बार आर्टिकल 24, 25 के क्वेश्चंस डायरेक्टली स्टेटमेंट से रहते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रीड द ओरिजिनल आर्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी के लिए मैंने एडिशनल किया था and इसका मेरे को काफ़ी अच्छा आरओआई भी मिलता था, क्योंकि मेरी पॉलिटी की एक्यूरेसी हमेशा 95% 90% ही रहती थी। एंड आपको कम से कम 3-4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने रहते हैं, उस पे मैं अपने सब्जेक्ट लिस्ट के बाद आ जाऊँगा। कमिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे 2-3 सोर्सेज़ को रेफ़र करके। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें था पीएमएफआई की जो बुक आती है, उनकी जो वेबसाइट है। उसके अलावा राज पनेल मैम के, मृणाल सर के चैनल पे लेक्चर्स अवेलेबल है, मैंने वो भी रेफ़र करे थे एंड मेरे को वो बहुत हेल्पफुल भी लगे थे, क्योंकि उनसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई थी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी आईक्यू के भी कुछ लेक्चर्स एंड नोट्स थे, तो वहाँ से भी मैंने थोड़ी-थोड़ी ज्योग्राफी के लिए हेल्प ली हुई थी। बाकी उसी में मैंने एनसीईआरटी 11th एंड 12th भी इंक्लूड कर ली थी। ऑल्दो मेजॉरिटी टॉपर्स एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं डायरेक्टली, बट मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे जिसमें एनसीईआरटीज़ भी इंक्लूडेड थी। क्योंकि मेरे को एनसीईआरटीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग लगती थी, जैसे जब एनसीईआरटी इज़ डिस्कसिंग अबाउट बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, तो उन्होंने बॉडी वेव्स तो काफ़ी अच्छे से डिस्कस करी हैं, एस वेव्स एंड पी वेव्स, बट सरफेस वेव्स व्हिच आर एल वेव्स एंड आर वेव्स एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में डिस्कस नहीं है। एंड काफ़ी बार ये अपन जब अर्थक्वेक्स पढ़ते हैं जीएस वन में मेंस में आंसर लिखते हैं, तो ये बहुत क्रूशियल रहता है कि आप थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें, रेलिक वेव, लव वेव एक्सेट्रा। तो उसके लिए मैंने थोड़े से खुद के नोट्स बनाए हुए थे। कमिंग टू इकोनॉमी, इकोनॉमी मेरा थोड़ा-सा इनिशियली वीक था, तो मैंने विवेक सिंह सर की बुक रेफ़र करी थी। उसके बाद मैंने मृणाल सर के हैंडआउट से जो कैपिटल मार्केट्स वाला सेक्शन रहता है, वो भी मैंने रेफ़र करा था। एंड उसके अलावा 2025 के पहले शिवन सर ने अपने वेबसाइट पे उनके इकोनॉमी के फाउंडेशन नोट्स डाल दिए थे। तो वो हैंड रिटन फॉर्मेट्स में थे, तो मेरे को वो काफ़ी यूज़फुल लगे एंड मैंने उनसे ही अपना रिवीजन करा था प्रीलिम्स 2025 के पहले। एंड इसके अलावा साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के लिए भी मैं शिवन सर के मटेरियल को रेफ़र करता था। साइंस एंड टेक के लिए भी पीपीटीज़ यूज़ करता था एंड एनवायरनमेंट के लिए भी। सर के जो हैंड रिटन नोट्स आते हैं या जो भी लेक्चर्स की समरी वन पेजेस अवेलेबल रहते हैं शिवन सर के, वो मैंने दोनों के लिए रेफ़र नहीं करे थे, मेरे को पीपीटीज़ ही कॉम्प्रिहेंसिव लगती थी एंड स्पेशली फॉर अ सब्जेक्ट लाइक एनवायरनमेंट, जिसमें छोटी से छोटी क्रूशियल डिटेल से सवाल बन जाता है। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैं पीपीटी से डायरेक्टली पढ़ पाऊँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा लास्ट सब्जेक्ट आता है आर्ट एंड कल्चर, जो कि मैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ही कवर कर लेता था, उसको मैंने अलग से कभी भी पढ़ाई नहीं करी है।
इसके अलावा काफ़ी लोग मैपिंग को भी अलग से करते हैं, बट मैपिंग को मैंने स्टैटिक एक बार करा था, जो यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं सुदर्शन गुर्जर सर के, वर्ल्ड वाले और इंडिया वाले। बट मैपिंग एज सच मैं उसको ज़्यादा रिवाइज भी नहीं कर पाया था, एंड उसको मैंने बस एज अ बेसिक्स देखा था कि आपको बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए मैप्स में क्या लोकेशन कहाँ है। एनसीईआरटी में जितने भी मैप्स थे मैं उनको बहुत अच्छे से करके जाता था, एंड हमेशा मेरे सामने एक वर्ल्ड मैप लगा रहता था, तो मैं उसको देख के रेफर करता था कि प्लेसेस इन न्यूज़ कैसे क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। क्योंकि उससे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट श्योर रहता है। इस साल के प्रीलिम्स में भी 2026 वाले में भी उससे क्वेश्चन आया था, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल कि आपको एग्जैक्ट लोकेशंस पता हों चीज़ों की, जिससे कि आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस कर पाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस भी काफ़ी लोग अलग से कवर करते हैं, बट मैंने प्रीलिम्स के लिए कुछ अलग से नहीं किया था। मैं आपको अपने करंट अफेयर्स के सोर्सेज बता देता हूँ, उसी में से मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर हो जाता था। ड्यूरिंग प्रीलिम्स 2024 मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स फॉलो करी थी, प्लस मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, एंड न्यूज़पेपर में अगर कुछ बहुत ही अलग सा आता था तो मैं उसका एक छोटा सा नोट बना लेता था वन नोट पे। फॉर इंस्टेंस अगर कुछ मेरे को नया टर्म मिला या कोई बहुत अच्छा फ्रेज मिला, कोई अच्छा टॉपिक मिला, तो उसका मैंने नोट बना लिया। बट जैसे कोई बहुत मेजर कॉम्प्रिहेंसिव इशू चल रहा है, लाइक एसआईआर का इशू है, तो वो हर दिन की न्यूज़पेपर में रिपीट होता रहेगा, अपन उसके नोट्स तो बना नहीं पाएंगे, तो वो मैं मंथली मैगजीन से करता था। बट अगर कोई माइनर इशू है जो मेरे को लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं अपने वन नोट पे डाल लेता था। तो मैं न्यूज़पेपर कवर करता था, उसके बाद मैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स कवर करता था प्रीलिम्स 2024 के पहले। एंड साथ ही साथ पलकी शर्मा मैम का वैंटेज करके एक शो आता था फर्स्ट पोस्ट पे। नाउ शी हैज़ लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उससे काफ़ी अच्छी ग्लोबल न्यूज़ की कवरेज मिलती थी, एंड वो बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली सारे ग्लोबल इवेंट्स को कवर भी करती हैं, तो अच्छा पर्सपेक्टिव भी बिल्ड हो जाता है, जो मेंस एंड इंटरव्यू में भी हेल्पफुल रहता है। एक छोटा सा चेंज जो मैंने प्रीलिम्स 2025 के पहले किया था, इट वाज कि मैंने इस बार वाजीराम के रिसाइटल्स को रेफर करा था विजय आइस की मंथली मैगजीन्स की जगह। कुछ मेजर रीज़न नहीं था, जस्ट टू ब्रेक द मोनोटोनिटी, क्योंकि पढ़ते-पढ़ते रिपिटिटिव हो जाता है, तो मैंने दूसरी कोचिंग की मंथली मैगज़ीन रेफ़र कर ली थी। बट उसका ऐसा कुछ नहीं था कि विज़न की मैगज़ीन में कुछ इश्यू था, मैं जस्ट फॉर चेंज मैंने अपना सोर्स चेंज कर लिया था। कमिंग टू कि प्रीलिम्स क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या है? अ, मेरे हिसाब से प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए एक बहुत मेजर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो है रिपिटिटिव प्रैक्टिस। अपन लोग जितने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उतना अपना एमसीक्यू एप्टीट्यूड बिल्ड होता जाता है। अगर अपन पहली बार एग्ज़ाम में जाके या बहुत कम मार्क्स लगा के या फिर बहुत कम पीवाईक्यूज़ ट्राई करके अगर एग्ज़ाम में जाएँगे, तो अपने को शॉक वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि 2 आवर्स में अपन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएँगे। सो फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू टेल इज़ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टू क्रैक प्रीलिम्स इज़ द एमसीक्यू प्रैक्टिस। उसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पीवाईक्यूज़ का एंड एक होता है मॉक्स का। तो पहले मैं मॉक्स बता देता हूँ, पीवाईक्यूज़ आई विल कवर लेटर। तो मॉक्स के लिए मैंने 24 अटेम्प्ट में विजन आईएएस, नेक्स्ट आईएएस के ओपन मॉक, फोरम आईएएस के सिम्युलेटर सब लगाए थे, क्योंकि आई गिव 6 मंथ्स टू द प्रिपरेशन। व्हेreas इन द 2025 प्रीलिम्स अटेम्प्ट आई गिव ओनली 1 मंथ टू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो मैंने बस ओपन मॉक्स लगाए थे, विजन के अभ्यास, नेक्स्ट आईएएस के अनुभव एंड फोरम के सिम्युलेटर। इनमें से मेरे को फोरम आईएएस के सिम्युलेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका फॉर्मेट एकदम यूपीएससी फॉर्मेट से मैच होता है। उसके अलावा विजन के अभ्यास काफ़ी टफ रहते हैं, तो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की एक आदत हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। एंड तीसरा नेक्स्ट है, इसके अनुभव का भी सिमिलर से एक्सपीरियंस रहता है। वन थिंग विच आई वांट टू ऐड इज दैट आई हैव डन माय एंटायर प्रिपरेशन फ्रॉम भोपाल इटसेल्फ। I've not gone to Delhi for any of my prelims or mains preparation. So I think that was one of the reasons I was always in Bhopal. So I wanted to get the offline exam experience, and that is why I gave Vision IAS, Abhyas, Next IAS, Anubhav, etc. Coming to the PYQs को सॉल्व करने की दो अप्रोच होती हैं। द फर्स्ट वन इज़, जब भी आप प्रीलिम्स के लिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ उस टॉपिक से आए हुए PYQs को साथ ही साथ देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप आर्टिकल 14 राइट इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो राइट इक्वालिटी से जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं, जैसे लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट, आर्बिटरी पावर एटसेट्रा वाले, उनको आप साथ ही साथ रेफर करें एंड आप उसको सॉल्व करते जाएं। सेकंड अप्रोच होती है कि जब अपन एंड टू एंड क्वेश्चन 1 to 100 ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्ज़ाम से 14 डेज़ पहले ये प्रैक्टिस स्टार्ट करता था। आई वुड सिट एग्जैक्टली फ्रॉम 9:30 to 11:30, जिस टाइमिंग्स में यूपीएससी अपने एग्ज़ाम लेता है, एंड उसी टाइम में मैं बैठ के ओएमआर के साथ बैठ के पूरा पेपर घर पर अपने सॉल्व करता था, 9:30 से लेके 11:30 के बीच में।
तो इससे एक फर्स्ट थिंग इज़ कि आप यूपीएससी माइंडसेट में चले जाते हैं एग्ज़ाम के पहले, ना कि आप मॉक सॉल्व कर रहे होते हैं। एंड दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आप यूपीएससी के फॉन्ट, यूपीएससी के क्वेश्चन स्टाइल से भी फ़ेमिलियर हो जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट ये भी रहता है कि आपके पीवाईक्यू सॉल्व करे हुए रहते हैं, तो उसमें आपके डिसेंट मार्क्स आते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा-थोड़ा बूस्ट होता रहता है कि नहीं, मैं रिविज़न सही चल रहा है, सब कुछ मेरा तैयार है। तो इट इज़ ऑलवेज़ वेरी हेल्पफुल। एंड इसके अलावा एक और मेजर चीज़ जो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए चाहिए, वो है थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड, थोड़ा-सा अपने माइंड को काम रखना, थोड़ा पेशेंट रहना। द रीज़न व्हाई आई से दिस इज़ बिकॉज़ जब भी अपन कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर वो अपने फ़ेमिलियर एरिया से है तो अपन थोड़ा-सा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा-सा अपन अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 2024 माय सेट वाज़ डी, एंड सेट डी में फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कितनी डिलिमिटेशन कमीशंस बनी हुई हैं टिल डेट। So it is a very easy question. I think everyone knows कि अभी तक 4 delimitation commissions बनी हुई हैं। तो when you get a very easy first question, you get very excited कि अरे पेपर बहुत easy आया and I'll score very good. तो at that moment it is very important to calm yourself down कि नहीं, इतना भी अपने को over excited नहीं होना है। Question by question each question को tackle करना है। एंड इसका एकदम अपोजिट मेरे साथ 2025 में हुआ। जिस साल मेरे सेट में फर्स्ट क्वेश्चन ही एंशिएंट हिस्ट्री के थे एंड कुछ 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे लाइन से। तो उस केस में डिसहार्टन नहीं होना है। अगर मेरे को स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन टफ लगते थे, तो मेरी 2 अप्रोच होती थी। मेरे पेपर अटेम्प्ट करने की मैं स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर देता हूँ इसी के थ्रू। तो अगर मैं यूजुअली क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता था। अगर क्वेश्चन 1 पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का नहीं होता था या मेरे को मुश्किल लगता था, तो मैं पेजेस टर्न करके पॉलिटी के क्वेश्चंस पे चले जाता था। एंड ये जो फर्स्ट राउंड मेरा रहता था, इसी में मैं साथ-साथ जैसे ही एक पेज खत्म हुआ, एक पेज में मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं, तो उन 5 में मैंने जितने भी ओएमआर मार्क करने मैं वो करता था एंड देन आई वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो ऐसे पेज बाय पेज पे पेज करके मेरा फर्स्ट इटरेशन खत्म हो जाता था अराउंड 70 टू 75 मिनट्स में। उसके बाद मैं सेकंड इटरेशन करता था जिसमें मैं 50% श्योर, 30% श्योर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था। एंड बाय द एंड मेरे 3 इटरेशन पूरे होने तक एग्जाम में या तो 2 हो पाते हैं या तो 3 हो पाते हैं, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेपर। फॉर एग्जांपल इस साल का प्रीलिम्स पेपर तो सबने देखा ही है, इट वाज वेरी लेंथी। तो उसमें आई थिंक केवल 2 इटरेशंस पॉसिबल हैं, बट यूजुअली 2 से 3 इटरेशंस में टारगेट करता था। एंड इसके थ्रू मेरे टोटल अटेम्प्ट्स अराउंड 95 टू 96 जाते थे। मतलब आई ऑलवेज ट्राई कि मेरे अटेम्प्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएँ, क्योंकि ओनली देन यू कैन मैक्सिमाइज़ योर मार्क्स। मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी रहती थी अराउंड 60 टू 75%। तो मेरे को उसी रेंज को माइंड में रख के अटेम्प्ट करना रहता था। एंड इफ़ आई वुड अटेम्प्ट 95 क्वेश्चंस, मेरे ओवरऑल स्कोर यूजुअली 100 प्लस से ज़्यादा आता था। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज़ द कोर फोकस ऑफ दिस सेशन, कि आईएफएस का कट ऑफ कैसे क्लियर करना है। तो उसके लिए 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ यूजुअली व्हेन पीपल टारगेट सीएसई एग्ज़ाम, they try to keep 2 or 3 subjects very strong, like polity, economy, geography, etc. And the rest subjects they try to just manage and go through. But if you want to crack the IFS prelims, आपको ट्राई करना चाहिए कि आपके एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स तो बहुत स्ट्रांग हो, प्लस आपको बेसिक करंट अवेयरनेस बनी रहे। तो उसके थ्रू आप पेपर में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाएँगे कि जैसे इस साल यूएन ओशियंस कमीशन न्यूज़ में था, जो नीस में हुआ था, एंड उस पे सवाल आया। अब उस पे सवाल जो प्रीलिम्स 2026 वाला है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट एट लीस्ट यू कैन प्रेडिक्ट द थीम। तो इस टाइप से आपको, और अगर आईएफएस का कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको ज़्यादा सब्जेक्ट, जब एटलीस्ट 3 से 4 सब्जेक्ट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छी एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, जिससे कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। एंड द सेकंड थिंग फॉर क्लियरिंग द आईएफएस कट ऑफ इज़ दैट यू ऑलवेज नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप हमेशा ये सोचते हुए अपना एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। आप जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यू शुड फोकस ऑन ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका फोकस होना चाहिए। अगर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके थॉट्स डाइवर्ट होंगे, तो यू वुड नॉट बी एबल टू फोकस एंड सॉल्व इट वेरी एक्यूरेटली। तो दिस वाज माय पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 क्लियर करके मैंने आईआरएमएस ट्रैफिक ज्वाइन करा था। एंड इन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 मेरी रैंक 8 आई है। तो मैं सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिखा है एंड फॉरेस्ट सर्विसेज का भी लिखा है, बट इस सेशन का फोकस आईएफएस मेंस पर है, तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा करूँगा। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं सिविल सर्विसेज मेंस या इंटरव्यू रिलेटेड, तो वो मैं एट द एंड हैंडल कर दूँगा। तो कमिंग टू दी फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस,
मैंने सिविल सर्विसेज मेंस लिखा था, उसके बाद ही मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी चालू करी थी। एंड मेरे ऑप्शंस फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी हैं। फॉरेस्ट्री के लिए मैंने 2 चीज़ें करी थी। फर्स्ट, सबसे पहले मैंने हॉर्नबिल के जो नोट्स आते हैं बल्कि वाले, वो रेफ़र करे थे एंड उनको एक बार पढ़ा था, उसमें पूरा सा अच्छे से हाइलाइट कर लिया था। एंड सेकंड राउंड में मैंने हॉर्नबिल के नोट्स ना पढ़ के अपूर्व दीक्षित सर के जो नोट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं फॉरेस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, वो उनके हैंड रिटन नोट्स हैं। एंड सर ने भी हॉर्नबिल लेक्चर्स देख के बनाए, तो काफ़ी सारा ओवरलैप है। तो मेरे को हॉर्नबिल के जो ओवरऑल मटेरियल मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा था, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट लगता था, वो मैं अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स में ऐड कर लेता था। तीसरी चीज़, क्योंकि मेरे को लगता था कि फॉरेस्ट्री एक टेक्निकल ऑप्शनल है एंड जो भी फॉरेस्ट्री के पेपर चेकर हैं वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने काफ़ी साल फॉरेस्ट्री में काम करा है, काफ़ी पढ़ा है, तो उनको थोड़े टेक्निकल आंसर्स पसंद आते होंगे। तो मैं हमेशा ट्राई करता था कि फॉरेस्ट्री में कीवर्ड्स में बहुत सारे इंक्लूड करूँ। सेकंड थिंग, मैं एक और चीज़ करता था, वो था कि मैं टेक्निकल डेफिनेशंस लिखता था, क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो पहला लाइन पढ़ते हैं, वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट सिल्वीकल्चर या सोशल फॉरेस्ट्री, तो आपने सोशल फॉरेस्ट्री को बेसिकली डिफाइन कर दिया, या फिर आपने लिखा कि जैक वेस्टोबी इन 1968 हैज़ डिफाइंड सोशल फॉरेस्ट्री एज, तो एग्जामिनर को ऑफ कोर्स सेकंड वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल है। एन ऑप्शनल पेपर है, एक अ पर्सन फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड इज चेकिंग इट, so it is always helpful that you should give a technical orientation. Third thing which I did to make it technical was I used to include a lot of diagrams. तो diagrams की मैं अप्रोच आपको बता देता हूँ, जो कि फॉरेस्ट्री के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे तो हॉर्नबिल के नोट्स में भी काफ़ी सारे डायग्राम्स इंक्लूडेड हैं, मैं उनको घर पे बना के प्रैक्टिस करता था। सेकेंड थिंग इज़ काफ़ी सारे ट्री स्पीशीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल एम्बिलिका ऑफिसिनालिस विच इज़ आंवला का ट्री, या फिर अकेशिया कटेचु, अकेशिया निलोटिका एटसेट्रा, आज़ाद रेक्टे इंडिका, इन सब पे काफ़ी सारे आप रिपीटेटिव थीम या क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके लिए अप्रोच ये रहती है कि आप इनका बेसिक बेसिक तैयार कर लें, प्लस मैं इनका लीव्स का स्ट्रक्चर भी देख के चला जाता था एंड मैं वो भी बना देता था। तो मेरे को लगता था कि एग्जामिनर देखेगा कि मेरे को थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है, ट्री स्ट्रक्चर क्या है एक्सेट्रा, तो इट विल बी हेल्पफुल। एंड फॉरेस्ट्री के पेपर 2 का जो सेक्शन ए है, जिसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हाइट मेजर करने के, लाइक पेंटाविज्म, अदर्स हाइजेंस अपैरेटस, कैलिपर्स एक्सेट्रा, तो मैं इन सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी डायग्राम, चेनिंग एंड सर्वे वाले जो चैप्टर है उसके भी डायग्राम्स में प्रिपेयर कर लेता था। मेरे को लगता है डायग्राम्स बनाने से एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि इस स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है, क्योंकि डायग्राम के थ्रू काफ़ी कम्युनिकेट भी हो जाता है। एंड एक और चीज़ मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, विच इज़ द यूज़ ऑफ कलर्ड पेन्स। तो काफ़ी सारे फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के टॉपर्स ने ऐसा बताया हुआ था कि वो कलर्ड पेन्स यूज़ करते थे, तो मैंने भी कलर्ड पेन्स का यूज़ करा था। ग्रेप, ब्राउन पेन्स, ग्रीन पेन्स एंड ब्लू पेन एंड पिंक पेन। तो अकॉर्डिंग टू द नीड मैं पेन्स का यूज़ भी कर लेता था। इसके अलावा मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ अपने फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए यूज़ नहीं करी थी। मैंने पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करा था, जो-जो क्वेश्चंस मेरे को लगता था आते हैं या सिलेबस में कवर्ड हैं, उनको मैं अटेम्प्ट नहीं करता था। बट अगर कोई क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि नहीं आता या फिर मेरे बेस मटीरियल में कवर नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं एक बार गूगल सर्च ज़रूर कर लेता था। इसके साथ ही साथ मैंने फॉरेस्ट्री में जो फॉरेस्ट लॉज़ वाला सेक्शन है, उसको प्रिपेयर करने के लिए नोटबुक एलएम का काफ़ी सारा यूज़ करा था। एंड एक और चीज़ जो आपके आंसर को बहुत टेक्निकल बनाती है, विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज़। एंड आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जैसे मैं अभी भी डिस्कशन में आई डिड नॉट रियलाइज़, बट मैंने सबके साइंटिफिक नेम्स ही लिए थे, क्योंकि दैट इज़ हाउ यू प्रिपेयर। आपके दिमाग में कोई भी स्पीशी का साइंटिफिक नेम ही आना चाहिए। यू शुड नॉट राइट नीम ट्री, यू शुड राइट आज़ादी रेक्टा इंडिका। तो दैट इज़ हाउ योर फॉरेस्ट्री वुड लुक वेरी टेक्निकल आंसर। एंड मेरे फॉरेस्ट्री ऑप्शन में हाईएस्ट मार्क्स हैं, 259 मार्क्स आउट ऑफ 400। तो आई थिंक हाईएस्ट मार्क्स लाने के पीछे एक रीज़न यही था कि मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन पे काम करा था, क्योंकि नॉलेज तो सबको लगभग सेम ही है। या तो सब विद्यांशु सर के नोट्स पढ़ते हैं, आपको सर के नोट्स पढ़ते हैं या हॉर्नबिल के पढ़ते हैं, बट कुछ डिफरेंशियल क्रिएट नहीं होता है। एंड मेरे हिसाब से डिफरेंशियल एक ही तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो अपने आंसर को टेक्निकल बना के। मेरा सेकंड ऑप्शनल था जियोलॉजी। जियोलॉजी के लिए मैंने प्लैनेट जियोलॉजी का क्रैश कोर्स लिया हुआ था, जो कि आफ्टर सिविल सर्विसेज का मीन स्टार्ट होता है। एंड वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही अच्छे से सर ने पढ़ाया हुआ है एंड उसमें रेलिवेंट चीज़ें ही हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग स्ट्रैटिग्राफी, तो स्ट्रैटिग्राफी कैन बी स्टडीड फॉर 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, और सम पीपल डू देयर पीएचडी ऑन इंडियन स्ट्रैटिग्राफी। तो आपको कितना पढ़ना है, सर ने उसके भी 2 कैटेगरीज दिए हुए हैं। एक उसमें क्रैश कोर्स वाला है एंड एक है उसका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स वाला मॉड्यूल।
तो क्रैश कोर्स में सर ने केवल इंपॉर्टेंट 2-3 स्ट्रैटिग्राफी कवर करी हैं, जैसे विन्यास, गोंडवाना, तालचेर एक्सेट्रा, जो कि जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है एंड जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज़ हो सकता है। आप सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं 2-3 मंथ के गैप में। इस साल आई थिंक देयर आर 80 days फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज मीन्स, व्हिच इज़ अ गुड गैप, बट अगेन यू कैन नॉट रन आफ्टर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग, so you have to prioritize, and the planet geology crash course helped me prioritize very well. तो उनका कंटेंट बहुत अच्छा है एंड प्रायोरिटाइजेशन भी सर ने बहुत अच्छे से करके दिया हुआ है कि आपको इतना इतना पढ़ना है। अगर बियॉन्ड डाटा इसको पढ़ना है तो आपका इंटरेस्ट है, बट एटलीस्ट आप इतना पढ़ लीजिए। एंड इसके साथ साथ प्लानट जियोलॉजी के क्रैश कोर्स में एक और अच्छी बात जो मेरे को लगी थी कि मयंक सर एंड लॉरेंस सर दोनों हमेशा अवेलेबल रहते थे थ्रू टू एड्रेस द डाउट्स ऑन देयर टेलीग्राम ग्रुप। तो कभी भी, क्योंकि आप पहली बार जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैंने आज से पहले कभी जियोलॉजी पढ़ा नहीं था, तो कभी भी अपन नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वी आर बाउंड टू गेट डाउट्स, एंड वो डाउट्स को सॉल्व करने के लिए सर ने बहुत हेल्प करी हुई थी मेरी। एंड इसके अलावा वी हैव एन इंग्लिश पेपर। तो इंग्लिश पेपर में 2-3 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऐसे। ये सिविल सर्विसेज के ऐसे से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा एकेडमिक ऐसे ज़्यादा लिखना है इसमें आपको। तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज स्किल्स, ग्रामेटिकल स्किल्स, प्रोफिशिएंसी एक्सेट्रा विल बी वेरी हेल्पफुल रैदर दैन जैसा अपन यूपीएससी के ऐसे में काफ़ी सारे क्रिएटिव एग्जांपल्स देने में फोकस करते हैं। यहाँ पे कन्वेंशनल एग्जांपल्स थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव, ऐसे थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग कम एंड थोड़ा सा एकेडमिक ओरिएंटेशन ज़्यादा रखेंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सेकेंड थिंग इज़ प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग इज़ अ वेरी हाई स्कोरिंग एरिया अगर उस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो प्रेसी राइटिंग के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी अप्रोच बताता हूँ जो मैंने यूज़ करी थी, एंड इससे मेरे को खुद ही की प्रेसी राइटिंग में इंप्रूवमेंट होता हुआ भी दिखा था। तो सबसे पहले आप यूपीएससी के पीवाईक्यू उठाइए। पीवाईक्यू को प्रेसी में आप फॉर्मेट में बॉक्स में डाल के लिखने की कोशिश करिए। फिर आप उसको किसी भी एआई मॉडल को दीजिए कि इसको इवैल्यूएट करके बताएं। मैं जनरली चैट जीपीटी और जेमिनी प्रो का यूज़ करता था। तो जैसे ही आप किसी एआई मॉडल को देंगे वो बताएगा कि आपने ये मिस्टेक करी, ये रिपीटेटिव है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर इंक्लूड होना चाहिए था एक्सेट्रा। तो यहाँ से पहले आपको फर्स्ट राउंड ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। सेकेंड राउंड ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसी एआई मॉडल को बोलें कि आप उस एआई मॉडल हेल्प मी राइट एन ऑल्टरनेट प्रेसी फॉर दिस। तो वो मॉडल आपको अच्छी सी एक प्रेसी लिख के बताएगा। ऐसे आप 2-3 मॉडल के साथ कर सकते हैं, तो आपको 2-3 प्रेसी मिल जाएंगी। तो आपका अच्छा सैम्पल साइज भी प्रिपेयर हो जाएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे करते हैं। यही काम अगर आप 5 से 6 साल के लिए, अगर प्रीवियस 5-6 ईयर्स के लिए कर लेते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। द नेक्स्ट थिंग इज द पैराग्राफ और द कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। उसके लिए तो आई थिंक देर इज नो सजेशंस नीडेड। बेसिकली आपको पैराग्राफ पढ़ के अटेम्प्ट करने रहते हैं क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इजी। एंड द लास्ट थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज द ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन इज़ वेरी हाई आरओआई। इट इज़ 50 मार्क्स, बट अगर उसमें आप सब कुछ सही लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। द एग्जामिनर कैन डिडक्ट योर मार्क्स इन प्रेसी, ही कैन डिडक्ट इट इन योर ऐसे, बट नो मार्क्स कैन बी डिडक्टेड इन योर ग्रामर क्वेश्चंस। अगर आपने सही ग्रामरेटिकल आंसर लिखा है तो इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। तो इट इज़ वेरी हाई आरओआई। तो आई वुड से कि उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि जितने भी आप टॉपर्स देखेंगे दे स्कोर अराउंड 140-145 इन देयर इंग्लिश पेपर, एंड विदाउट दैट स्कोर I think it becomes very difficult to get a good rank. So focus should always be on this grammatical section, because you cannot increase your score drastically by working on your essay, pressy, comprehension, etc. But if you get around 45, 40-45 in your grammar section, it will be very helpful. कमिंग टू द जीके पेपर, जीके में मेरी बस एक ही अप्रोच थी, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए सारे जनरल स्टडीज़ के पेपर तैयार कर रहे थे। तो मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज के जीके के पेपर के लिए पिछले 11 ईयर्स के पेपर जो अवेलेबल हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर ही अवेलेबल हैं, वो मैं पेपर लेता था। एंड इसमें बहुत अच्छा कैटेगराइजेशन रहता है। क्वेश्चन 1 जनरली हिस्ट्री का रहता है, क्वेश्चन 2 ज्योग्राफी, क्वेश्चन 3 पॉलिटी इकोनॉमी, क्वेश्चन 4 एन ऐसी क्वेश्चन 5-6 साइंस एंड टेक के रहते हैं, जनरली फॉरेस्ट्री के रहते हैं। तो ऐसे बहुत क्लियर सेग्रीगेशन है। तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि क्या क्या थीम्स कवर हो रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, कितनी डिटेल्स रिक्वायर्ड है, कितनी नहीं है। एंड जो जो बहुत हाई आरओआई टॉपिक है, जैसे मैंने ऐसा नोटिस किया था कि किंग्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, अशोक पे पूछते हैं, अकबर पे पूछते हैं, समुद्रगुप्त पे पूछा हुआ है। तो इट इज़ अ वेरी हाई आरओआई टॉपिक। तो आप इंपॉर्टेंट किंग्स, जैसे अभी तक हर्षा पे मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखा है, ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य 2 पे मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किंग्स हैं। तो आई वुड प्रिपेयर दीज 2 किंग्स, मैं करके भी गया था। तो इस टाइप से आप थोड़ा प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही स्कीम्स जो रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स होती हैं उस पर सवाल जनरली आता ही आता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सूर्य घर बिजली योजना लॉन्च हुई थी तो उस पे क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप से आप बेसिक बेसिक कवर कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो जनरली एक ना एक क्वेश्चन डिज़ास्टर से आते हैं, लैंडस्लाइड से आता है या फ्लड से आता है, हीट वेव से आता है। तो अगेन वेरी प्रेडिक्टेबल पेपर है जीके का। तो आप उन थीम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना फ़ोकस देना चाहते हैं, क्योंकि जीके के पेपर में काफ़ी स्पैन मिल जाता है। काफ़ी लोग हैं जिनके 125, 130 भी आए हैं जीके में, एंड दे हैव मेड इट टू द लिस्ट। एंड जीके में हाईएस्ट मार्क्स आई थिंक 170 है इस साल, व्हिच इज़ वेरी गुड मार्क्स। तो वो भी किसी के आए हैं। मेरे मार्क्स आई थिंक 155 हैं, एंड दैट इज़ अ डिसेंट मार्क्स। मतलब आप थोड़ी-थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि आप ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑप्शनल में भी बहुत अच्छी रेंज रहती है। कई लोगों के ऑप्शनल में 250 मार्क्स भी आते हैं, कई लोगों के 150 भी आते हैं। तो आपको ऑप्शनल में एज गेन करनी है, क्योंकि ऑप्शनल ही ऐसा है जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर करके मीन्स कंफर्टेबली क्लियर कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट मीन्स कमिंग टू द इंटरव्यू। आई हैव गिवन 2 यूपीएससी इंटरव्यूज, वन फॉर सिविल सर्विसेज जिसके थ्रू मेरा आईआरएमएस में सिलेक्शन हो गया था, एंड वन फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज जिसके थ्रू मेरी रैंक 8 आई है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 25 के पेपर में। तो इंटरव्यू की अप्रोच तो जनरली सेम ही रहती है। वन थिंग विच आई वांट टू एम्फसाइज इज कि आप इंटरव्यू को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। काफ़ी बार लोग ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी इज़ ओनली टेस्ट ऑफ योर टेम्परामेंट, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में, एक्सेट्रा। तो आई वुड नॉट नेसेसरीली एग्री विद दोज ओपिनियन। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, अपने डैफ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपने जो हॉबीज़ लिखी हैं, जो अचीवमेंट्स लिखे हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन में जो भी इंक्लूड करा है, उन सबको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, उसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड उसके अलावा जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब मेरा सिविल सर्विस 24 का इंटरव्यू था, इट वाज जस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प टुक ऑफिस। तो मेरे से प्रेसिडेंट ट्रम्प के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, क्रिप्टो करेंसी पे क्या डिसीजन दिया हुआ है। मेरे से इसराइल हमास के टूर्स के बारे में पूछा हुआ था। मेरा थोड़ा सा जर्मनी का एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पे काम करा है फॉर सम टाइम, तो मेरे से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हुए थे। तो इस तरीके से आप डैफ को पहले बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करिए। डैफ प्लस करंट अफेयर्स के बीच में कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, तो उन पे तो बहुत एम्फेसिस करिए। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मेरा बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग में था, किसी का फिजिक्स में होता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस में होता है, एक्सेट्रा। तो अपने जो भी आपका बैकग्राउंड है उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि जो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल बैठा रहता है, उनका ऐसा अजम्पशन है कि अगर आपने कोई चीज़ को 3 साल 4 साल पढ़ाई करी है, तो वो आपको आनी चाहिए। एंड मैंने काफ़ी सारे पैनलिस्ट से बात करी जो इंटरव्यू ले चुके हैं पहले, एंड सब लोग एक बात बहुत कॉमन बताते हैं कि आप इंटरव्यू में अपने बैकग्राउंड को ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं आता। अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, मेरे से भी पूछे थे सिरेमिक रिलेटेड, केमिकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड, केमिकल टेक्नोलॉजी वर्सेस केमिकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो इनके लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं पता। केमिकल टेक्नोलॉजी अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए उसमें आपने क्या पढ़ा था। तो दिस इज़ द अप्रोच फॉर योर डैफ रिलेटेड क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो सबको करंट अफेयर्स पता होता है, जो सबको आना चाहिए, तो वो आपको भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में कोई पूछे कि इज़राइल और लेबनान में क्या चल रहा है, लिटानी रिवर के अराउंड क्या कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ लेबनान में क्या इश्यू है, तो आप इसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर। बट अगर कुछ ऐसा बहुत ही ऑब्सक्योर क्वेश्चन पूछा है, जैसे मेरे से एक मॉक पैनल ने पूछा था कि ईरान से 2 शिप्स निकली हैं जो चाइना की तरफ जा रही हैं, उनका कंटेंट क्या एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही ऑब्सक्योर क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स में भी नहीं है, ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस वाली बात है। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, मैं इसके बारे में जाके पढ़ लूँगा। या फिर जैसे मेरे से मैम ने पूछा था इन माय इंटरव्यू कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर टाइगर डेथ्स, एमपी में इतनी टाइगर डेथ्स क्यों हो रही हैं। तो उसके लिए मैं रजीश सर हु इज़ डीएफओ इन एमपी, रजनीश सर ने मेरी बहुत हेल्प करी थी इंटरव्यू प्रिपरेशन में फॉर आईएफओएस। तो सर ने मेरे को बताया था कि टाइगर डेथ्स में पहली बात तो सब एडल्ट्स भी काउंट होते हैं, जबकि टाइगर पॉपुलेशन में नहीं होते। उसके अलावा इन फाइटिंग टाइगर्स में कॉमन है, टाइगर टेरिटोरियल एनिमल्स हैं। तो मैं उसके बहुत अच्छा एक ऑन फील्ड आंसर तैयार करके गया था। इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप ऐसे किताबी कीड़े या फिर एकदम थ्योरेटिकल आंसर्स ना दें। आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर कोई क्रिप्टो पर करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आप उसके लिए ये नहीं बोल सकते कि नहीं एकदम क्रिप्टो करेंसी पे टोटल बैन कर देना चाहिए। दी राइट अप्रोच इज़ कि आप बताएं कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या उसकी टैक्सेशन रिजीम है, उसको क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह उसको रेगुलेट करते हैं अंडर 30% टैक्सेशन रिजीम करेंटली, एक्सेट्रा। यहाँ पे आप कमिटीज़ की रिकमेंडेशन भी बता सकते हैं। मैंने सर को बताई थी
कि सर एक कमेटी 2017 में बनी थी आरबीआई की, उन्होंने बोला था कंप्लीट बैन करना चाहिए एक्सेट्रा। तो इस तरीके की अगर आपकी अप्रोच रहेगी एकदम थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, तो इंटरव्यूअर को भी आपके आंसर सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आप इंटरव्यू में झूठ ना बोलें, क्योंकि अगर आपने ट्राई करा कि आपको कुछ नहीं आता है बट आपने कुछ झूठा नंबर बता दिया, कुछ झूठा आंसर दे दिया, तो इंटरव्यू पैनलिस्ट इतने साल के एक्सपीरियंस है उनका, जितनी एटलीस्ट मेरी जितनी एज नहीं है उससे ज़्यादा, या उससे काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो उनको फूल करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो वो पूछ रहे हैं एंड आपको ऑनेस्टली नहीं आता है, तो द बेस्ट आंसर इज़ कि आप उनको बोल दें सॉरी सर इस बारे में मेरे को नहीं पता है, rather देन गिविंग अ रॉन्ग आंसर और अ फॉल्स आंसर, जिससे वो लोग आपकी गलत इमेज बनाएंगे और उससे आपके इंटरव्यू के मार्क्स डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर पीपल स्कोरिंग लो मार्क्स इन द इंटरव्यू is that they are caught bluffing or they're caught lying, and that forms a very negative impression. So yes, so I'll take the questions from the chat now. So अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं चैट में, अगर आप चाहते हैं मैं सीएसई से रिलेटेड कुछ बताऊं आपको, क्योंकि ये सेशन आईएफएस के लिए था, तो मैंने वो डिटेल में कवर कर लिया। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तब तक मैं ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन एड्रेस कर देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है, सर इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर मेंस विद नोट्स रिवीजन ऑप्शनल फ्रॉम जुलाई टू जनवरी 2027? सो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल, बट यू हैव टू बी वेरी टाइम बाउंड, क्योंकि अपन एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अपने को वो माइंड में रखते हुए तैयारी करनी पड़ती है। अपन GS4 को 1 महीने से ज़्यादा या 1.5 मंथ से ज़्यादा प्रिपरेशन का नहीं दे सकते। अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आप कहीं और से टाइम कम कर रहे हैं। ऐसे अगर ऑप्शनल 4 मंथ या 5 मंथ से ज़्यादा ले रहा है, अगर आप हाफ डे दे रहे हैं ऑप्शनल को, तो उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो अगर टाइम बाउंड आप बना के प्रिपरेशन करेंगे, तो आप ज़रूर इन 6 मंथ्स जुलाई से जनवरी में आराम से कवर कर लेंगे। Okay, how to make means notes step by step. So I'll answer this from a common perspective, CSE as well as IFS. तो नोट्स बनाने की दो स्ट्रैटेजीज रहती हैं। एक तो मेंस के बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स अवेलेबल रहते हैं, एंड एक होते हैं आपके खुद के शॉर्ट नोट्स। तो आप जौन सी भी कोचिंग के मेंस के नोट्स रेफ़र कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा कोचिंग के रेफ़र करने का भी बेनिफिट नहीं है, तो कोई एक या दो के आप यूज़ कर सकते हैं, एंड एक बार उनको गो थ्रू करिए बहुत अच्छे से। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में एक्चुअली इनग्रेन हो जाती हैं, आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे से कभी भी कोई फेडरलिज़्म के बारे में पूछता है, तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब पॉइंट्स मेरे माइंड में ऑलरेडी हैं। तो मेरे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर फेडरलिज़्म को इंश्योर करना है तो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। ये मेरे को ऑलरेडी पता है, तो जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, तो मैं ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करूँगा। तो दिस इज़ हाउ यू मेक नोट्स। एक बार आप कोई से भी मेंस के नोट्स पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, जहाँ से भी आपका सोर्स है, वहाँ से एक बार ओवरऑल पढ़िए, एंड एग्ज़ाम के पहले जो रेफ़र करने वाला आपके खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, जिसमें थोड़ा-सा वैलिडेशन रहेगा कि अगर फेडरलिज़्म पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस पे मैं क्या कोट करूँगा, अगर सेक्युलरिज़्म पे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं कौन-सा केस कोट करूँगा, मैं कौन-सी कमिटी लिखूँगा, एटसेट्रा। हाउ टू स्टडी एंड अप्रोच जीके लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी एटसेट्रा फॉर नॉन आउट बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने बताया, मैं भी नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, एंड उसके लिए अप्रोच सिंपल है। बहुत सारे पॉलिटी में रिपीटेटिव थीम है। अगर आप पॉलिटी में देखेंगे तो फेडरलिज्म काफ़ी बार पूछा है, ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट काफ़ी बार पूछा है। लोकल गवर्नमेंट पे भी बहुत एम्फेसिस रहता है। तो अगर आप लोकल गवर्नमेंट के बारे में लिख रहे हैं, आपने पार्ट कोट कर दिया कि पार्ट 9 में पंचायत आती है, पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं। अगर आपको एग्जैक्ट आर्टिकल याद है या आप याद करके गए हैं तो एग्जैक्ट आर्टिकल कोट कर दिया, तो डेट विल बी वेरी हेल्पफुल। ऐसे मैंने ज्योग्राफी का बताया कि रिपीटेड थीम्स, एक तो डिजास्टर के बारे में पूछते हैं, ओशन करेंट्स भी उन्होंने काफ़ी बार पूछे हुए हैं, विंड पैटर्न्स एंड इंडियन मानसून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। तो आप अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चन लेके बैठेंगे, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम का एनालिसिस खुद से मिल जाएगा। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए एआई का यूज़ मत करिएगा कि एआई मेरे को बता दे कि क्या क्या थीम्स इंपॉर्टेंट हैं या क्या रिपीटेटिव हैं। यहाँ पे आप खुद यहाँ पर आप खुद से मैनुअली मेहनत करिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपको खुद को पता चलेगा क्या है। एआई आपको बना के दे देगा कि मानसून पे 3 बार सवाल आया पिछले 10 साल में, बट आपको ये नहीं पता चलेगा मानसून पे किस टाइप का सवाल आया है, कि इंडियन ओशन डायपोल पे सवाल आया है, कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन पे सवाल आया है। तो आपको इंडियन ओशन के बारे में अगर जानना है तो आप खुद से उसका कैटेगराइजेशन करिए। उसके लिए पीवाईक्यू के थ्रू गो थ्रू करिए, काफ़ी सारे रिपीटेटिव थीम मिल जाएंगे, उसके थ्रू कवर आप कर सकते हैं। Sir, giving my fourth means always takes around 8 to 9 minutes to complete a question uh, of 10 marks. Please help how to reduce it.
तो the only way to reduce the time that it takes to write the answer is practice. जितनी जल्दी आप सोच पाएंगे उतनी जल्दी आप लिख पाएंगे. इशू कभी भी लिखने की स्पीड का नहीं होता है. अगर आपके सामने मैं एक टेक्स्ट लिख के दे दूं और आपको बस कॉपी करना हो, तो आप वही काम जो आप कह रहे हैं कि मेरे को 8 से 9 मिनट लग रहे हैं, वो शायद आप 5 मिनट में भी कर लें. बट आपको खुद से सोचना है एंड फिर सोच के लिखना है, वही टाइम ले रहा है. तो अपन सोचने की प्रोसेस को फास्ट करने पे ध्यान देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मॉनसून पे क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरे को क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं मेरे को पहले से पता होना चाहिए. मैं कौन सा मॉडल लिखूंगा, मैं कौन से वॉकर सेल के बारे में लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, मैं मेडागास्कर हाई के बारे में लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, सोमाली जेट में क्या एनॉमली हो रही है रिसेंटली, वो न्यूज़ में क्यों है, वो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, एक्सेट्रा. तो जैसे फॉर एग्जांपल इस साल एल नीनो काफ़ी न्यूज़ में रहा है एंड इस साल सुपर एल नीनो का चांस है, तो यू नीड टू कवर दैट एज वेल. उसको आप अच्छे से डिटेल में लिखें कि इस साल एल नीनो का चांस है एंड उसके कैसे नोट्स हैं, उसका डायग्राम बना दें. काफ़ी बार एक और चीज़ मैं सजेशन दूंगा, अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो काफ़ी बार ऐसे फ्लो चार्ट बना के या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके आंसर्स काफ़ी जल्दी पूरे हो सकते हैं. एंड इसके लिए आप प्रॉपर कॉपीज़ को रेफर कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज वाली या फिर आईफएस की, अगर आपको मिले तो. क्योंकि काफ़ी सारे टॉपर को मैंने देखा वो फ्लो चार्ट में कवर करते हैं एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑल्सो. एक है इन पोस्ट फिल्म्स के मेंस पेज क्वालिटी मॉडर्न इसी एक्सेट्रा प्री और मेंस कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए इस मेंस प्री फेज में कैसा मटेरियल पढ़ना है, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पढ़ने हैं क्या. तो अगर आपकी वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. अगर आपको याद है पूरा लक्ष्मीकांत, आप उससे जो भी वैलिडेशन है वो कोट कर सकते हैं. जैसे लक्ष्मीकांत में कई जगहों पे आइवर जेनिंग से कोट्स दिए हैं, ग्रैनवेल ऑस्टिन के कोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं. तो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन बन सकता है आपके मेंस आंसर के लिए. तो अगर आपको वो सब याद है, आपका तैयार है, फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल इज दी होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी ने बोला है, तो अगर आपको ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें याद है तो आप लक्ष्मीकांत ऑफकोर्स स्किप कर सकते हैं एंड बिल्कुल मेन स्पेसिफिक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. बट अगर याद नहीं है तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं कि इसको कैसे कवर करना है, एक्सेट्रा. माई एम इज टू क्रैक एट 21 एनी टिप्स. तो सबसे वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रैकिंग द एग्जाम एट अ यंग एज एंड जॉइनिंग द सर्विस एट अ यंग एज इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज. आप कोई सी भी सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं. कई लोग ये सोचते हैं अगर आईएएस नहीं बने 21 पे या 22 पे या 23 पे तो कोई बेनिफिट नहीं है. मैंने भी अपनी पहली सर्विस 23 पे ज्वाइन करी एंड करेंटली मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है. आई एम 24 ईयर्स ओल्ड. तो दिस इज़ अ मेजर एडवांटेज कि अगर आप सर्विस यंग एज पे ज्वाइन करते हो, यू गेट अराउंड 37-38 ईयर्स ऑफ सर्विस. एंड जो आपका सर्विस लेंथ का एडवांटेज है, इट कैंसल्स आउट दी परसीव्ड सर्विस बेनिफिट. कई लोग सोचते हैं कि भाई केवल आईएएस में काम करने का ऑप्शन है, but this is entirely wrong. In my current service, which is Indian Railway Traffic Service, also we have a lot of good opportunities, and of course, Indian Forest Service being the one of the 3 All India services, you get a very good opportunity. तो सर्विस से ज़्यादा आपका सर्विस लेंथ इज़ वेरी क्रूशल फॉर हैविंग अ गुड सर्विस. फिलोसॉफी ऑप्शनल या हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये तो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. आई थिंक आपका बैकग्राउंड क्या है. फॉर एग्जांपल फिलोसॉफी ऑप्शनल इज़ वेरी टेक्निकल. उसमें काफ़ी सारे आइडियाज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव टू रीड अबाउट डेकार्ट एक्सेट्रा, कांत एक्सेट्रा. तो इट इज़ अ वेरी टेक्निकल ऑप्शन. तो अगर आपकी ऐसी टेक्निकल एप्टीट्यूड है, आपको इंटरेस्ट है या आपका बैकग्राउंड है, इन तीनों में से कुछ है तो आप कर सकते हैं. या तो फिर आप कोई और ऑप्शन ले सकते हैं लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी, जो भी आपको फिट लगे. Sir, I think we understand the evolution of money in economics clearly from barter to fiat. Then we can tackle much of history. I'm sorry, I did not understand the question. Can you share the sample notes? Sure, you can send me a message on Telegram. My Telegram, you will just have to search Sankat Dikshit all in small without space, and you will be able to reach me. आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा. योर टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. जो भी हेल्प नीडेड होगी आई विल ट्राई माई बेस्ट. सर, हाउ शुड आई स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग. तो आंसर राइटिंग के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो है नॉलेज, प्लस दूसरा है आंसर लिखना कैसे है एक्चुअली. तो नॉलेज तो आप नोट्स पढ़ के बना लेंगे, बट कितना भी आप पढ़ लें, जब तक आप उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इट विल बी वेरी फ्यूटाइल. So the first thing is that you should follow the format that everyone follows: intro, body, and conclusion. Intro में you can use data, you can use quotes, you can use committees, etc. You can give their current context. तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. जब भी आप बॉडी लिख रहे हैं तो कई बार जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे इनिशियली, तो
तो आपको पॉइंट्स याद आने का इशू होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन यू विल बी राइटिंग एन आंसर ऑन सेक्युलरिज्म, तो आपको पॉइंट्स याद नहीं आएंगे कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के बारे में लिखना है, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन के बारे में लिखना है, म्यूचुअल डिस्टेंस मॉडल पे लिखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, एक रफ पेज लीजिए जिसमें आप फॉर्मेट बना लें कि मेरे को क्या क्या कवर करना है, कितनी क्या क्या डायमेंशंस लिखने हैं, और एक बार आप आंसर फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें माइंड में, उसको एक बार डाल लीजिए, उसके बाद आप लिखने बैठिए। उसके बाद आप उस पेज को रेफर मत करिए, तो इससे आपको पता रहेगा आपको क्या क्या लिखना है, तो इससे आपकी एक एक्चुअल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी कि आपको पता है क्या लिखना है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू पुट इट ऑन पेपर। तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इसके अलावा डेटा डायग्राम्स चार्ट्स यू कैन ट्राई टू इंक्लूड दिस, and SDGs committees you can use for conclusion also. So this is the approach that you should follow for starting answer writing. How to analyze mains PYQs मैंने बता दिया. I think if you have a very particular question, you can ask me. Sir, I will appear in 2028, but whenever I have to do exam, it does not happen even though I've already studied that subject. तो ये तो इशू रहता है, आपको एक इनर्शिया रहता ही हमेशा एग्ज़ाम स्टार्ट करने का या फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का, भले ही MCQ हो चाहे आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, जस्ट डू इट। नाइकी का स्लोगन भी है ये। यू जस्ट हैव टू डू एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। आप उसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जिस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उस दिन आपको MCQ सॉल्व करना ही है, जिस दिन मेंस का पेपर उस दिन आपका आंसर लिखना ही है। तो क्यों ना उसको अभी से स्टार्ट कर दिया जाए, क्यों अपन उसको डिले करें। तो दैट इज़ द अप्रोच। भले ही एक दिन 2 दिन रेजिस्टेंस लगेगा, बट यू विल बी एबल टू डू इट। फर्स्ट टाइम मेकिंग नोट्स, तो नोट शुड बी इन 2 पेज और 3 पेज सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब पहली बार नोट्स बना रहे हैं तो कितने भी बड़े हो सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अर्बनाइजेशन पे नोट्स बना रहे हैं तो वो 5 पेज 6 पेज 7 पेज के भी हो सकते हैं। उसमें आप सब कुछ डायमेंशन कवर करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखना पसंद करेंगे, उसकी रिसेंट कंटेक्स्ट क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्यों न्यूज़ में रहा है, क्या कोई नई रिपोर्ट आई है, यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट आई है, क्या कुछ आया है, क्या मेजर डिबेट्स चल रही हैं इस टॉपिक के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल अर्बन हीट आइलैंड वर्सेस नेचुरल कूलिंग की एक डिबेट है। इस टाइप से आप जो जो टॉपिक कवर करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या फेज होता है ऑर्गेनाइजेशन की, डेफिनेशन क्या क्या होती है, किसने दी है क्या डेफिनेशन। तो यू शुड ट्राई टू कवर दिस। अब इसके लिए भले ही 5 पेज लगें, 6 पेज लगें या 10 पेज लगें, दैट शुड नॉट मैटर जब आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं। फिर जब आप मेंस के पहले जो 2-3 महीने का गैप रहता है, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन मेरे को याद रहती है, बट मैं फेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन भूल जाता हूँ। तो जो आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे उसमें बस फेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्लूड होगा, ना कि डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। सर आर NCERT नेसेसरी? ऑनेस्ट आंसर मैं आपको बताऊं तो NCERT से सर डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने आई थिंक 24 या 25 में तेरागता करके बुद्धा का एक नाम आया था, वो डायरेक्टली NCERT में दिया हुआ है। ऐसे इस साल भी NCERT में वो जो प्रीलिम्स 26 में क्वेश्चन आया अबाउट स्तूपा, सांची स्तूपा का साइज बड़ा है कि नहीं है एक्सेट्रा, वो भी NCERT में दिया हुआ है। ऐसे ज्योग्राफी के NCERT के मैप से तो आई थिंक पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार सवाल आ ही रहे हैं। एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। तो अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन क्यों ना करें, एटलीस्ट 11th-12th के तो कर लें। एंड उसके अलावा जो अभी नई NCERTs रिवाइज हो रही हैं, 6th की रिवाइज हो चुकी है, 7th की हो चुकी है, 8th की NCERT में आई थिंक जुडिशरी रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि अपन वो सब कवर कर लें, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में एग्जामिनर उसी में से एक क्वेश्चन उठा के बना देगा उस बुक में से। एंड अगर बहुत ही बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ जो उस बुक में दिया हुआ बट और कहीं नहीं दिया तो मिस हो जाएगा। तो NCERTs को पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिंपल सी बुक है। यहाँ पे सब ग्रेजुएट्स होंगे आई थिंक 21+, 22+। तो जो बच्चों के लिए लिखी हुई बुक्स हैं उनको अपन आसानी से जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं, बट आई थिंक कवर करना ज़रूरी है, उनको स्किप नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री सोर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन भी मैंने कवर कर दिया है। ओके, इफ़ यू आर टू प्रिपेयर फॉर 2027 कीपिंग इन माइंड द 2026 एग्जाम, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इस साल के प्रीलिम्स की आई थिंक आप बात कर रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि कोई से भी एग्ज़ाम को देख के अपनी स्ट्रैटेजी ड्रास्टिकली चेंज नहीं करनी चाहिए। इस साल मुश्किल पेपर आया है, अगले साल वो कुछ और चेंज कर देंगे, अगले साल मे बी वो मोर देन वन करेक्ट आंसर देते हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर देते हैं, कुछ भी देते हैं। मान लीजिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट यूपीएससी कैन आस्क। वो हो सकता है अगले साल इसी सेट में MCQ फॉर्मेट से हटा के डायरेक्ट आंसर वाला फॉर्मेट बना दें कि आप आंसर बताइए, 43 आ रहा है आपका, इंटीजर टाइप क्वेश्चन जैसे जेईई एडवांस में आते हैं।
तो देयर इज़ नो एंड, यूपीएससी कितने भी चेंजेस करता जा सकता है। आप चेंजेस को एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते, आप चेंजेस के लिए तैयारी भी नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज़, जो आप पढ़ाई करते हैं उसको आप बहुत अच्छे से करें। मैंने इस साल के प्रीलिम्स का एक एनालिसिस वीडियो भी बनाया है, वो अवेलेबल है, आप अगर यूट्यूब सर्च करेंगे बेसिक तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने एक-एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज़ करके बताया है कि अगर मैं इस साल का प्रीलिम सॉल्व करता, तो मैं उसको कैसे अटेम्प्ट करता, मेरी क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच होती। तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो लिमिटेड नॉलेज है, उसी को कैसे अप्लाई करना है रादर दैन कि स्ट्रैटेजी चेंज करें। क्योंकि स्ट्रैटेजी यूपीएससी नेक्स्ट ईयर कुछ नया ले आएगा, उसके अगले साल कुछ अलग आएगा। तो एवरी ईयर यू कैन नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी यही है कि जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक सोर्सेज़ हैं, उनको बहुत अच्छे से कवर करिए, पीवाई के उसको प्रायोरिटाइज़ करिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। How to handle negative thoughts and consistency? Okay, so this is a very common problem and thank you for asking. तो मेरी इसके लिए एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि एट माई स्टडी टेबल में एक छोटी सी डायरी रख के बैठता हूँ। यूजुअली जो भी पढ़ते टाइम अपने को थॉट्स आते हैं कि ये काम है, ये काम करना है, ये इससे बात करनी है, ये इसने ऐसा बोल दिया, इस पे इशू हो रहा है, और ये चीज़ रिवाइज नहीं हुई, ये चीज़ भी तो पढ़नी थी। मल्टीपल थॉट्स आ सकते हैं, तो उसको डायरी में लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे मैं अगर अपना ऑप्शनल सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो सोशियो पढ़ते टाइम अगर मेरे को कोई भी थॉट आया, तो मैंने वो डायरी में लिख दिया, उसको मैंने साइड रख दिया। एट द एंड ऑफ द स्टडी सेशन मैं उस एक बार उस डायरी को उठा के पढ़ लूँगा। अगर कोई नेगेटिव थॉट है, तो मैं उसको स्ट्राइक ऑफ कर दूँगा कि ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उसको काट के यू कैन राइट कि ये क्लियर होगा। मतलब यू कैन कीप अ वेरी स्मॉल डायरी एंड यू कैन पेन डाउन योर थॉट्स। आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी इन अ बुक एंड मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ऑथर ने बताया था कि अगर मैं आपको 7 इंटू 8 करने बोलूँ, तो यू विल बी एबल टू आंसर कि 56। 12 इंटू 9 करने बोलूँ, तो यू विल बी एबल टू आंसर 108। बट अगर मैं 12 इंटू 23 करने बोलूँ, तो इट विल टेक सम टाइम टू अराइव एट द आंसर 276। ऐसे अगर मैं आपको 373 इंटू 474 करने बोल दूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जब आप बेसिक मैथ्स जो कि बहुत लॉजिकल है, उसको मेंटली नहीं कर सकते, लिख के करना पड़ता है। तो जो आपके थॉट्स हैं, आप उनको क्यों नहीं लिखते हैं? तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एंड अ क्रूशियल पॉइंट कि आपके जो भी थॉट्स हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप एक बार लिखें उसको, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बना लें। आपके थॉट्स हैं, तो आप उसको पेन डाउन करें कि आज ऐसा थॉट आया मेरा, एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू मेक गुड डिसीजन एंड काम योर माइंड डाउन। I had given attempt in 24, focused on UPPSC, feels like forgotten everything, can't focus on studies, how to overcome. तो यू नेवर फॉरगेट एनीथिंग, ये माइंड का एक इल्यूजन रहता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग एन आंसर, आंसर राइटिंग ट्राई करके देखिए, एमसीक्यूज लगा के देखिए। ग्रेजुअली आपको लगने लगेगा कि नहीं, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, मैंने जो भी यूपीपीएससी के लिए तैयारी करी थी या कोई भी पीसीएस के लिए करी थी, दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट। मैंने यूपीएससी के लिए जो करी थी वो भी रेलिवेंट है। एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी मेहनत तो एडिशनल करनी पड़ेगी दोबारा से फ्लो में आने के लिए। इट टेक्स टाइम, भले ही आप दिन में 2 घंटे पढ़ें, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 दिन पढ़ाई नहीं करी, फिर एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, फिर अगले दिन 15 घंटे पढ़ लिया। इसकी जगह बेटर ऐसा रहेगा कि आप भले हर दिन 3-3 घंटे पढ़ें, बस 5 दिन तक लगातार पढ़ें। इससे जो कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है, इट रियली हेल्प्स टू बिल्ड योर फोकस एंड दी स्टेट ऑफ फ्लो। अरे, रुशु इज सेइंग इट इज़ रिकॉर्डेड वीडियो नॉट लाइव। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव हूं और मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। सैम भी बोल रहे हैं रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड नहीं है। उसके बाद दिस ईयर आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गेटिंग NIT Trichy CSE, बट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, शुड आई टेक इजी ब्रांच टू फोकस मोर ऑन यूपीएससी? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपको NIT Trichy में CSE मिल रहा है, तो आप बिल्कुल CSE ब्रांच लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ब्रांच से आपके प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे। सेकंड ब्रांच से जो आपकी स्किल्स मिलेंगी, जो आपका पीयर ग्रुप होगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। एंड तीसरी चीज़ है, यूपीएससी के लिए आप कोई भी उसके साथ तैयार कर सकते हैं। एंड CSE इज़ ऑल्सो वेरी लाइट ब्रांच, मतलब ऐसा उसमें कुछ बहुत एक्टिव वर्कलोड नहीं है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच कि आप कितना CSE पे फोकस कर रहे हैं, कितना यूपीएससी प्रेप पे कर रहे हैं। बट आई थिंक अगर आप अभी 12th क्लास में आपको NIT Trichy मिल रहा है CSE, तो यू शुड ज्वाइन। एंड ऑनवर्ड्स योर थर्ड ईयर और योर फोर्थ ईयर, आपकी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, यू कैन मेक अ डिसीजन कि मेरे को जॉब करनी है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नाउ। Hindi medium, I'm taking coaching from Dishti, now I'm not able to understand what else should I study along with coaching notes. आप कोचिंग नोट्स ही पढ़िए, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। बेसिक सोर्सेज मैंने आपको बता दिए थे। अगर आपको लग रहा है किसी सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, तो आप वो वाला सोर्स भी कवर कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि फॉर इंस्टेंस इकोनॉमी में मेरी अंडरस्टैंडिंग वीक है, तो आप इकोनॉमी के लिए या तो यूट्यूब पे कोई लेक्चर सीरीज़ सर्च करके देख सकते हैं, या तो आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, लाइक मैंने विवेक सिंह सर की बुक रेफ़र करी हुई है। तो यू कैन डू दैट। आप जो कोचिंग के नोट्स हैं उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए, दैट शुड बी सफिशिएंट। हाउ टू मैनेज कॉलेज विथ प्रेप, शुड आई गो फॉर वन कंप्लीट ईयर फॉर यूपीएससी? सबसे पहले मैं इस पे 2 बातें हैं। दी फर्स्ट थिंग इज़ दैट यूपीएससी काफ़ी अनसर्टेन हो गया, एंड जैसा प्रीलिम्स बनाए हैं, काफ़ी इस साल के प्रीलिम्स के बाद काफ़ी सारे लोग जो लोग काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी साल से प्रीलिम्स क्लियर करते आ रहे हैं, उनका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो द मेजर थिंग अबाउट दैट इज़ कि आप अगर जॉब ले सकते हैं, जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जॉब नहीं करनी है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था, एंड उन्होंने ही हेल्प करा कि मैं ऐसा डिसीजन ले पाऊँ कि मैं बिना जॉब के तैयारी कर रहा हूँ। एंड मतलब आपके पेरेंट्स का बहुत इसमें बहुत अच्छा रोल है। मेरे दोनों पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी थी इस रिगार्ड में, एंड इन जनरल भी। तो वो डिसीजन उस पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बट कीपिंग इन माइंड द रीसेंट ट्रेंड्स, अगर आप मेरे से एडवाइस लेंगे, तो मैं बोलूँगा कि आप जॉब के साथ तैयारी करें। भले ही 1 साल की जगह इट विल टेक 2 इयर्स, बट यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बाद दे बिकम अनएम्प्लॉयबल। तो एक एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस भी रहता है। तो अगर आप स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज अगर जॉब में चले जाएँगे, तो आपने जो स्किल सीखी हैं आपको याद रहेंगी, फ्रेश रहेंगी, आप अप्लाई कर पाएँगे। 5 साल बाद आपके ग्रेजुएशन के आप उनको अप्लाई नहीं कर पाएँगे, एंड यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर। यू विल हैव टू ट्राई फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या ग्रुप बी एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक अगर आपके लिए फ़ीज़िबल है तो आप जॉब के साथ करिए, नहीं है तो यू कैन प्रिपेयर 1 ईयर फुल। ओके। सर, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, डू नॉट स्टडी एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर पीएन मेंस एंड सर फॉर करंट अफेयर्स? तो पीएन मेंस के लिए मैंने बता दिया आपको कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग नोट्स ऑल्सो। फॉर एग्जांपल जैसे आरटीजी रिएक्टर्स अगर प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं, तो और कैसे रिएक्टर्स पूछ सकते हैं, और कौन कौन सी उसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं, एक्सेट्रा। उसमें प्लूटोनियम 239 यूज़ होता है कि नहीं होता है, इस टाइप की चीज़ें आपको खुद से कवर करनी पड़ेंगी। बट दैट कैन बी डन ओवर द टाइम। सबसे पहले आप जो भी कोचिंग ले रहे हैं, वहाँ के जो भी नोट्स हैं, उन पे मास्टरी आप लाने की कोशिश करिए, क्योंकि कोचिंग काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाते हैं, टीचर्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपका मेजर फोकस वहीं पे रहना चाहिए, एंड ओवर द ईयर्स आप थोड़ा-थोड़ा उसमें एडिशन कर सकते हैं एज़ पर द नीड। सर, मे आई गेट योर ईमेल प्लीज़? मैं आपको बताया, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। संकल्प दीक्षित आप लिखेंगे विदाउट स्पेसेस इन स्मॉल, आपको मेरी टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। सर, माय इंग्लिश एंड मैथ्स आर नॉट गुड, हाउ टू डू इट? तो आई थिंक आप सीसैट के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो कोई इशू नहीं है। पहली बात तो पैसेज हिंदी में भी रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही उतनी अप टू द मार्क नहीं है, तो आप पहली बात तो ये कर सकते हैं कि आप डेली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, लाइक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। उससे वोकैब्युलरी बहुत अच्छी बिल्ड होती है। प्लस आपको काफ़ी काफ़ी एग्जाम रेलेवेंट टर्म्स पता चलते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन भी रहते हैं, वो कहीं ना कोई आर्टिकल से उठा रहते हैं, वेल न्यूज़पेपर होगा या डाउन टू अर्थ होगा या कोई सा भी सोर्स होगा। बट वो मोस्टली कोई ना कोई सोर्सेज से इंस्पायर रहते हैं। तो आप उन्हीं सोर्सेज की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू फॉर मैथ्स इज़ कि आप पीवाईक्यू लगाइए पिछले 10 साल के। आपको पता चलेगा परसेंटेज पे सवाल पूछते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं। अगर रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन आ रहा है तो किस टाइप के आ रहे हैं। अगर लॉजिकल रीजनिंग पे वो टेबल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, फैमिली रिलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप का उनका पैटर्न है। जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्शन वाला कि अ पर्सन मूव 10 किलोमीटर नॉर्थ, 20 किलोमीटर ईस्ट, इस टाइप वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो आप उनको प्रिपेयर करिए। एंड सी सेट का कट ऑफ 33% है, 67 मार्क्स आपको स्कोर करना है। तो इफ़ दैट इज़ द केस, आप बस इजी इजी क्वेश्चन पेपर में ढूंढने पे फोकस करिए। काफ़ी सारे मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे, यू कैन स्किप देम। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सी सेट में एक क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें वो पूछते हैं अजम्पशन क्या ऑथर का। तो आई ऑलवेज टेंड टू गेट दोज क्वेश्चन रॉन्ग। तो मैं वो क्वेश्चन रियली अटेम्प्ट करता हूँ एग्जाम में। मेरे को पता है कि अगर मैं अटेम्प्ट करूँगा टाइम लगा के, तो मेरा वो क्वेश्चन ही गलत होगा। एंड आई हैव स्कोर्ड 105 मार्क्स, 130 मार्क्स इन सी सेट। तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि दिस इज़ द अप्रोच। ईजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है, एंड मुश्किल क्वेश्चंस में अपना दिमाग या ईगो लगाना ही नहीं है।
आई एम फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम अ गुड कॉलेज, माई बैकग्राउंड इज ऑल्सो गुड, बट मैं फिर भी कभी ईगो पे नहीं लेने का ट्राई करता हूँ कि भाई मेरे से तो बनना चाहिए था, क्यों नहीं बन रहा है। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा तो मैं घर आके बना लूँगा, बट एग्जाम हॉल में मैं उसको ईगो पे नहीं रहूँगा। सर दिल्ली से दूर रह के ऑनलाइन प्रेप के टाइम टेस्ट सीरीज एंड अदर प्रिपरेशन इशू को कैसे सॉल्व करा आपने, लाइक फॉर मॉक्स एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फॉर विच मोस्टली गो टू दिल्ली। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने मॉक्स का पूछा है, तो कुछ मॉक्स मैंने ऑफलाइन दिए हैं भोपाल में जो अवेलेबल रहते हैं, लाइक विजन आई अभ्यास कराता है, नेक्स्ट आई अनुभव कराता है, एंड फोरम सिमुलेटर कराता है। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज एंड नोट्स का मटेरियल रहता है, या तो मैं दिल्ली से ऑर्डर कर लेता हूँ या तो मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा लेता हूँ। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड बाकी आई थिंक और कुछ इशू आपने मेंशन करा नहीं है, तो आई थिंक दिस इज इट। आई हैव टू स्टडी नॉर्मल एनसीईआरटी, आई रिमेंबर मेन पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री डेट्स एक्सेट्रा, प्लीज रिप्लाई। तो जब आप हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं तो दो दो फेज़ में, तीन फेज़ में उसकी रीडिंग होती है। सबसे पहले आप एक बार कहानी समझते हैं कि 1707 आप याद नहीं करेंगे कि इस टाइम पे औरंगज़ेब की डेथ हुई, फिर उसके बाद जो भी इश्यूज़ क्रिएट हुए मुगल एम्पायर में। जब आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप समझेंगे कि अच्छा किसी ईयर में औरंगज़ेब की डेथ हुई, उसके बाद मुगल एम्पायर में जागीरदारी क्राइसिस, एग्रीकल्चरल क्राइसिस आया, उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ आना तैयार हुए, एंड ग्रेजुअली कैसे कैसे रीजनल स्टेट्स का राइज हुआ। तो आप कहानी समझते हैं एक बार। मूवी भी पहली बार आप देखते हैं तो पहली बार में आप कहानी याद रखते हैं। अगर कोई पिक्चर को आप दोबारा देखते हैं तो आप उसमें माइनर माइनर डिटेल्स नोटिस करते हैं कि अच्छा इसने ये डायलॉग बोला है, यहाँ पे बैकग्राउंड में ये दूसरा कैरेक्टर तो ऐसा कर रहा था। तो इसको एक मूवी की तरह ट्रीट करिए। एक बार आप कहानी समझ लीजिए हिस्ट्री की, सेकेंड राउंड में आप मेजर डेट्स याद करने की कोशिश करिए कि फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764 एक्सेट्रा। तो आप उसके बाद मेजर डेट्स याद करिए, उसके बाद आप माइनर डेट्स पे फोकस कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, कि बैटल ऑफ बेदारा है, बैटल ऑफ हुगली है, तो ये सब कब हुए थे। छोटे छोटे इवेंट्स हैं कि मराठा पेशवा ने सब्सिडियरी ट्रीटी कब साइन करी थी। तो ये सब बहुत छोटा छोटा डेटा है, इसको आप लास्ट लेयर ऑफ रिविजन में ऐड करिए। इसको आपको अपनी प्रायोरिटी बना के तैयारी नहीं करनी है। 2 years since the preparation, consistency and productivity is same as it was in the beginning. I have not been able to complete 50% syllabus. Should I leave it? ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब कंसिस्टेंसी एंड प्रिपरेशन। तो देखिए प्रिपरेशन मैं आपको बताता हूँ, कभी भी किसी की 100% हो ही नहीं पाती है, क्योंकि यूपीएससी है इतना वास्ट कि आप कितना भी आप इसको 10 साल तक भी प्रिपेयर करेंगे तो भी आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी। बट अगर आप ने अटेम्प्ट दिया है, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेंस क्लियर हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ, तो यू शुड कंटिन्यू इन दी प्रिपरेशन। अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन लुक फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आरबीआई ग्रेड भी है, नाबार्ड है, एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी सारे आर्मी एंड डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी नॉलेज ट्रांसफरेबल होती है। बेस्ट ऑप्शन फॉर हिंदी मीडियम हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, मैं इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा। आप मेरे को एक बार टेलीग्राम पे मैसेज डाल देंगे तो मैं अपने बैचमेट से डिस्कस करने के बाद आपको बता सकता हूँ। आई वर्क एज पोस्टमैन 27 years नाउ, पुणे। आई गेट 6 hours, ग्रेट डिफिकल्टी, प्लीज हेल्प हाउ टू डू सो। तो दिस इज़ वेरी डूएबल। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे 2-3 साल पहले अनिमेश प्रधान सर थे, वो भी जॉब में थे, उनकी रैंक 2 आई थी। एक वन ऑफ माई एक्वेंटेंसेस मुदिता बंसल है, उनकी रैंक 44 आई है। उन्होंने भी जॉब के साथ ही या फिर बीच में एकदम लास्ट में जॉब छोड़ी थी। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। इनफैक्ट इस साल भी एक अक्षत सिंघल करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी जॉब के साथ ही तैयारी करी है। तो काफ़ी लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। आपको 6 hours मिल रहे हैं, भले ही आपको 3 hours मिले, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है आप उसको प्रिपरेशन में दीजिए। अभी आप 27 के हैं, आई एम अज्यूमिंग अगर अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, तो 32 तक आपको अटेम्प्ट मिलेंगे। तो आप आराम से दीजिए, आप उसको प्रेशर मत दीजिए कि 28 में निकालना है, 29 में निकालना है। टेक योर टाइम एंड ग्रेजुअली सब कुछ होता जाएगा। टेलीग्राम आईडी मैंने आपको बताया, आप टेलीग्राम के सर्च बार पे जाके संकल्प दीक्षित लिखेंगे सब कुछ कॉल स्मॉल में, तो आपको मेरी टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डाउट्स। आई थिंक वी शुड ब्रिंग द सेशन टू एन एंड। मैं आपके लिए 2-3 पार्टिंग मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहला है इज़ अबाउट डिफरेंट सर्विसेज। तो majority of the someone has mentioned that what is your first and second choices. The choices about what, if you can answer that, I'll be able to answer your question. The first message which I want to give is कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सारी सर्विसेज को कंसिडरेशन में रख के प्रिपरेशन करना चाहिए। केवल ऐसे आई एस या आई पी एस टारगेट करके, या फिर कई लोग आई आर एस आई एफ एस टारगेट करके करते हैं,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देती है टू डू गुड वर्क। एंड अगर आपको मौका मिले तो आप कोई सी भी सर्विस ज्वाइन करके बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आई वाज सिलेक्टेड इनटू आईआरएमएस ट्रैफिक। तो मेरे को ये सर्विस ज्वाइन करने के बाद पता चला कि आईआरटीएस ऑफिसर्स कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जो ट्रेन्स चलती हैं उनका ऑपरेशंस, उनका शेड्यूलिंग एक आईआरटीएस ऑफिसर देखता है। उनके बिना आपका पैसेंजर ट्रैफिक पूरा हॉल्ट पर आ जाए, जो कमर्शियल ट्रैफिक चलता है वो पूरा हॉल्ट पर आ जाए, फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए, गवर्नमेंट का जो फेयर रेवेन्यू नॉन फेयर रेवेन्यू बनता है वो नहीं आ पाए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हर एक सिविल सर्विसेज आपको बहुत अच्छा एवेन्यू देती है टू डू वेरी गुड वर्क, टू अचीव अ लॉट। फॉर एग्जांपल आईआरटीएस आर नोन एज द आईएएस ऑफ रेलवेज, क्योंकि वर्क प्रोफाइल इतनी डाइवर्स है, इतनी सारी अथॉरिटी है, पब्लिक इंटरफेस है। तो ऐसी बाकी सर्विसेज का भी है, मैं अपनी दो सर्विसेज का बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। You get a lot of opportunity to do a lot of diverse work. You get to interact with the tribal people. You get to work on biodiversity conservation, environmental aspects of it, wildlife conservation. You also get to work on climate change. तो कितना वाइड एवेन्यू है आपका केवल फॉरेस्ट डोमेन में। एंड उसके अलावा इफ़ यू गेट इनटू द गवर्नमेंट, देयर आर वेरियस स्कीम्स लाइक सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम एक्सेट्रा, जिसके थ्रू आपको बाकी डिपार्टमेंट्स में भी काम करने को मिलता है डेपुटेशन। तो ज्वाइनिंग एनी सर्विस इंक्लूडिंग आईएफएस सर्विस, यू कैन वर्क ऑन इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सेट्रा। तो आप किसी भी सर्विस को नेग्लेक्ट ना करें या अंडर एस्टिमेट ना करें। एंड दैट वुड बी माई मैसेज। कमिंग टू आपका है कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस, आईएएस और आईएफएस। तो आई हैड filled IAS, IPS, then I had filled IRS, Customs and IRTS. So do we have to remember the main points? I've already answered that. Sometimes I don't feel like studying and feel demotivated. Please give me suggestion. तो इट इज़ वेरी कॉमन, अगर कंसिस्टेंटली आप 15 डेज 20 डेज हो गए आपने ब्रेक नहीं लिया, तो यू कैन टेक हाफ डे ब्रेक, वन डे ब्रेक। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड रिफ्रेशिंग। एंड द सेकेंड थिंग फॉर डीमोटिवेशन एंड नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग इस कि अपन जब स्टडीज से ब्रेक लेते हैं तो वो एक्चुअली ब्रेक नहीं होता, मेंटली अपन रिलैक्स करते ही नहीं है अपने दिमाग में, या तो यू कीप थिंकिंग अबाउट स्टडीज़ या फिर यू कीप स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन। तो एटलीस्ट दिन में एक बार दो बार ऐसा ब्रेक लें जिसमें आप एक्चुअली में रिलैक्स कर पाएँ। भले ही 15 मिनट की शॉर्ट में आप ले लें या फिर 15 मिनट वॉक पे चले जाएँ। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन माई ओपिनियन। तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। बाकी आई ऑल्सो यूज टू डू मेडिटेशन फॉर 15 minutes in the evening, and I think that really helped me calm down. तो it is also very useful and you can also try that. उसके अलावा मैंने पहले एक बात बता दी थी, जर्नलिंग कर सकते हैं आप। तो आप डीमोटिवेटेड फील कर भी रहे हैं तो आप उसको लिख के देखिए, आप उसके बारे में बताइए कि आप क्यों डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं एंड उसके पीछे क्या रीज़न है, एंड यू विल बी एबल टू डू मच बेटर। एक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मैं एक बार फिर से आंसर कर देता हूँ। डू आई हैव टू रिमेंबर द मेन पॉइंट्स इन एनसीईआरटी और डू आई हैव टू रिमेंबर द एंटायर स्टोरी? प्लीज रिप्लाई सर। तो आप एक बार जैसे अपन मूवी देखते हैं, फॉर एग्जांपल आई डोंट रियली वॉच मूवीज, मैं एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, बट फॉर एग्जांपल से धुरंधर है। तो धुरंधर का फर्स्ट पार्ट है, तो उसकी मेन स्टोरी क्या है? एक इंडियन रहता है, वो इन्फिल्ट्रेट करता है इन दी लिहारी अंडरग्राउंड नेटवर्क, फिर ही राइजेस टू द टॉप एंड बाय द एंड ही बिकम्स अ वेरी ट्रस्टेड पर्सन इन दी मूवी, एंड देन वो सैबोटाज करके आई थिंक बाय द एंड खुद पावर ले लेता है। दिस इज़ द स्टोरी। तो दिस इज़ द स्टोरी। आपने पूछा कि स्टोरी याद रखनी है, तो ये स्टोरी है। अब अगर मेन पॉइंट्स होते स्टोरी के, तो वो होते कि वो कैसे, आई थिंक वो शादी में गए थे या फिर उसने कैसे पॉलिटिशियन की बेटी से शादी करी एक्सेट्रा। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, ये स्टोरी नहीं है। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो ऐसे अपने को मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी या सबके लिए याद रखना है। फिर मैं आपको एक थ्योरेटिकल या फिर अकेडमिक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। For example, you are studying the evolution of fundamental rights and their conflict with DPSP. तो आप याद रखेंगे कि 1951 में चंपाकम दो रायराजम केस हुआ था, उसमें क्या गवर्नमेंट ने बोला था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। उसके बाद गोलकनाथ केस हुआ था, उसके पहले शंकरी प्रसाद केस हुआ था, उसमें क्या बोला था। गोलकनाथ में बोला कि आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है। फिर केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें क्या बोला, बीच में 24th अमेंडमेंट आया, 25th अमेंडमेंट आया, उसका क्या हुआ। तो ये कहानी प्लस मेजर पॉइंट्स है। तो इस तरीके से आपको याद रखने की कोशिश करनी है। तो अगर आपको पूरा एवोल्यूशन याद होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर आपको और भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम नेम मैंने बता दिया है, संकट दीक्षित। आप जाके ग्लोबल सर्च पे जहाँ पे भी सर्च बार आपके संकट दीक्षित लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू रीच मी। I've done engineering, no background in humanities, and easily understand standard book. Okay, this is good. I started preparation, very confused about resources.
बेस्ट बुक्स, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, बेस्ट बुक्स कुछ नहीं होता है, जो भी आपके पास बुक्स हैं आप उसी से तैयारी चालू कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, अगर आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने अपनी बुक लिस्ट शेयर कर दी हुई है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बट बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता है, बेस्ट देयर आर ऑलवेज़ बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये एक यूपीएससी का ऐसे भी आया हुआ है। तो बेस्ट तो कुछ नहीं होता है, आप जो भी अवेलेबल है आप उसी को इम्प्रूव करते यू कैन अचीव गुड स्कोर। कौन सी ईयर में एआई रेट है? 2025 में है। हाउ मच टाइम शुड एनसीईआरटी टेक? आई थिंक 1 मंथ या 1.5 मंथ में सारी एनसीईआरटीज़ कवर हो जाती हैं। Sir, does college year matter in UPSC? No, it does not matter. So last question, preparing without job makes me feel burdened during time. I get stuck. Should I prepare along with job? तो आपका खुद का डिसीजन है, ये तो आई थिंक सबके थॉट्स आते हैं। अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं तो आपको लगेगा कि जो बिना जॉब के कर रहा है वो ज़्यादा पढ़ पा रहा है। आप बिना जॉब के कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, या फिर मैं बर्डन कर रहा हूँ एंड मैं उसके साथ तैयारी नहीं कर पा रहा। तो प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों पार्ट कर ही हैं। यू नीड टू डिसाइड कि आपको किस तरफ जाना है। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर स्टिक करिए, बार बार अपने डिसीजन को चेंज करने का ट्राई मत करिएगा। How to make short notes answered. 15 days started. It will take a lot of time. The syllabus and my studies answer writing are also still new. So this is good. अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस होती है। एक आपने वो यू कर्व हाइपोथेसिस देखा होगा कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि प्रोग्रेस बहुत धीमी धीमी हो रही है, बट जैसे ही ग्रेजुअली आप बढ़ते जाएंगे यू विल गेट एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस। आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। अगर किसी का कोई भी और क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, नहीं तो आई विल एंड द चैट। सर, हाउ कैन आंसर्स बी वैल्यूएटेड बाय एआई? तो मतलब आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी यूज़ करा हुआ है गूगल एआई स्टूडियो का या गूगल जेमिनाई का। बट उसमें आपको केयरफुल रहना है कि एआई में एक सोशल साइकोफेंसी करके एक टेंडेंसी होती है, जिसके बारे में इस साल की को इकोनॉमिक सर्वे ने भी डिस्कस करा हुआ है। तो सोशल साइकोफेंसी होता है चापलूसी। एआई इज डिजाइंड टू मेक यू फील गुड। एआई कभी भी आपको एकदम एडवर्स ओपिनियन नहीं देगा। तो आप अपने प्रॉम्प्ट में ये ज़रूर मेंशन करें कि एनालाइज इट क्रिटिकली एंड गिव अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। देयर इज नो नीड टू प्रेज द आंसर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आपको ऑनेस्ट आंसर दे पाएगा। You are in Labasna right now? No, I'm not in Labasna. What was the best approach, one subject at a time or multiple subjects? Majority of the toppers जिनसे मैंने interact करा है, सब लोग एक दिन में 2 subjects prefer करते हैं, but I personally prefer to study one subject per day. तो I will study for example GS1 one day, optional next day, GS1 on Wednesday, optional on Thursday, etc. तो मैं alternate days पढ़ना prefer करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा flow ऐसे build होता है। तो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा है आपने आईएएस एग्ज़ाम के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मेरे बारे में आप जान के आपका उसमें कोई एडवांटेज नहीं है, बट देर आर मैनी पीपल हु वुड लाइक टू गिव एन अटेम्प्ट अगेन, देर आर मैनी पीपल हु डोंट। काफ़ी सारे हमारे बैचमेट्स हैं जो आईएफएस में हैप्पी हैं, काफ़ी सारे हैं जो रीअपियर हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपका क्या एस्पिरेशन है, क्या आपका एम्बिशन है, क्या आपकी एज है, कितने अटेम्प्ट बचे हैं, कितना आपके ऊपर प्रेशर है। एंड कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड यू कैन मेक अ डिसीजन। इसका कोई सिंगल आंसर तो पॉसिबल नहीं है। लक्ष्मीकांत रीड अगेन एंड अगेन और मेक शॉर्ट नोट्स। तो आप लक्ष्मीकांत की शॉर्ट नोट्स मत बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या आप भूलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट चैप्टर है, तो मैं उसको ही सबसे पहले रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो इंपॉर्टेंट लगता है, मेरा वो थोड़ा सा वीक है। तो उसमें भी जैसे जो फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 क्लॉज 3 वाला जो टॉपिक दिया हुआ है, वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि कौन सा बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे आता है, कौन सा कंसिडरेशन स्टेज पे प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन लगता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच आर वेरी इंट्रिकेट, इसके लिए आपको बार बार बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आई वुड एडवाइस कि आप बुक पढ़ लीजिए दोबारा से। ओके, आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। तो दिस इज इट। आई थिंक एवरी सर्विस इज अ गुड सर्विस। आपने यहाँ पे क्योंकि एक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है,
So in my 2024 attempt, I got Indian Railway Management Service Traffic, which जिसका पुराना नाम था IRTS Indian Railway Traffic Service. And in my 2025 attempt, I'm getting the Indian Forest Service, which is one of the three All India service after IAS, IPS, IFS. So IFS is a very good service, and you can definitely try to attempt the exam for it. एक मेजर रीज़न मैं आपको क्योंकि किसी ने पूछा इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि देर इज़ अ मेजर रीज़न कि ये क्यों कोचिंग इंडस्ट्री इतना प्रमोट नहीं कर पाती आईएफएस को, क्योंकि इसका ग्रुप बहुत स्मॉल है। इसके लिए आपको टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए, प्लस आईएफएस का कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है, प्लस काफ़ी स्मॉल लोग इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। अराउंड 2000 पीपल राइट मीन्स अराउंड 500 पीपल अपेयर फॉर इंटरव्यू। तो पूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड कोचिंग इंडस्ट्री रन फॉर द सोल एडवांटेज और द सोल पर्पस ऑफ गेनिंग प्रॉफिट। तो उनका इसमें कोई प्रॉफिट है नहीं। 2000 बच्चे कितनी मेंस के कोर्स लेंगे या 500 बच्चे कितनी इंटरव्यू देंगे। तो इसके लिए आपको इसकी सोशल मीडिया हाइप उतनी या फिर कोचिंग इंडस्ट्री में इतना डिस्कशन नहीं मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विस है, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड better than the central government services in promotional aspects, etc. So keeping all these things in mind, you can consider it. I think I've covered everything comprehensively. So this is it, and thank you for your time.